नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। गुरुकुल ऑफ हेल्थ के दर्शकों ने भी कल एक वीडियो देखा होगा जिसमें पंजाब के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वैद्य जी, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी की जो डिजीज थी कैंसर, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और उसके बाद देश में एक बहुत व्यापक स्तर पे बहस छिड़ गई है जो एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई है। और उसमें जो एलोपैथिक के जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि सिद्धू साहब ने जो जो अपनी पत्नी के ऊपर तरीके आजमाए हैं, जो जो नुस्खे अपनाए हैं, वो नुस्खे अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन अकेले इन नुस्खों के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। एलोपैथी में जो उपचार हैं, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है और सर्जरी है, ये सब करने चाहिए। दूसरी तरफ आयुर्वेद का मानने वाले कह रहे हैं कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, नीम के पत्तों से, संतरे से, कच्ची हल्दी से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, दालचीनी से। तो वैद्य जी, मैंने आपसे ये आग्रह किया था कि एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेद की इस बहस में कौन सही है और सही तरीका क्या है, क्योंकि आपने मॉडर्न मेडिसिन का भी ज्ञान है आपको और आयुर्वेद के तो आप ज्ञाता है ही। देखिए, दर्शकों के हित में बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया और बहुत ज़रूरी था। आप एक श्रृंखला चला रहे हैं, फूड एज ए मेडिसिन। तो हम हर एक चीज़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, उसमें कोई सब्जी हो, दाल हो। तो ये तो सिद्ध है कि हर एक चीज़ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, औषधीय महत्व सारी चीज़ों का है। अब वो कितना है ये देखने वाली बात है। तो इस प्रकरण में नवजोत सिंह सिद्धू के सबसे पहली बात यह है कि ये बयान या ये जो दावा हुआ है किसी अथॉरिटी ने नहीं किया है। नवजोत सिद्धू एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने बात कही तो वो पूरे देश में चर्चा में आई, लोग उस पर विश्वास भी करेंगे क्योंकि वो एक पॉलिटिकल हस्तियाँ हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बहुत बड़े एंटरटेनर हैं। तो किसी भी सेलिब्रिटी का कोई दावा करना अपने आप में महत्व रखता है। और उन्होंने कहा कि 40 दिन के अंदर अंदर एक रेजीम उन्होंने बताया कि हमने ये फॉलो किया, और उसके बाद में डॉक्टर्स ने ये कहा कि भाई चमत्कार हो गया, पेट स्कैन हुआ तो फ्री हो गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं उनके दावे पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दावा अगर उधर से आता, हॉस्पिटल अथॉरिटीज से या किसी मॉडर्न मेडिकल साइंस से कहीं क्लिनिकली प्रूव होके आता, जिन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखी और उन्होंने ताज्जुब किया कि भाई ये तो कैसे हो गया, ये बात उन्हें कहनी चाहिए थी जो उनका इलाज हाँ, तो नवजोत सिद्धू से भी ज़्यादा वजन उस चीज़ का होता कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जो इलाज कर रहे हैं, वो ये दावा करें कि भाई हमारा सिस्टम फेल हो गया और सिद्धू साहब ने जो ये तरकीब बताई थी इससे वो फ्री होगी। तो सिद्धू साहब चूँकि एक मेडिकल अथॉरिटी नहीं है किसी भी क्षेत्र में, इसलिए उनकी बात को आप वजन दे नहीं सकते। उनकी पत्नी हालांकि डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांत रही हैं, वो नहीं बोली, उन्होंने कहीं इंटरव्यू नहीं किया। रहा सवाल ये कि वो ठीक हो गया, ठीक तो यहाँ भस्म दे दो, धूल मिट्टी दे दो, लात लगवा लो किसी से, बिना दवाई के भी लोग ठीक होते हैं। में तो एक कहावत भी है कि लगने को तो राख की चुट्टी भी लग जाए। हाँ, तो इस तरह के दावे ये कोई पहली बार नहीं हुए, ये हमेशा से होते रहे हैं। और कैंसर का पेशेंट ऐसा है, चूँकि एक धारणा लंबे समय तक ये रही है कि कैंसर जानलेवा है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि वो ये मान के चलते हैं मरीज को। अभी 10-15 साल में तो बड़ा बदलाव आया है कि अगर किसी को कैंसर डिक्लेयर हो गया तो ये मानते थे कि 7-6 महीने की ज़िंदगी है, और उसमें वो तरह तरह के प्रयोग करते थे और करता भी है। जो परेशान आदमी है वो जाता है, अटेंडेंट्स उसको ले जाते हैं, तो तरह तरह की वहाँ उपचार पद्धति इस तरह की होती हैं, लेकिन वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। देखिए, कैंसर जो आज से 50-60 साल पहले स्थिति थी उसमें बड़ा चेंज आया। आज ऑन्कोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि रेडिएशन से, कीमोथेरेपी से बहुत हद तक कैंसर अब कोई भयानक बीमारी नहीं रही उस तरह की। ये ठीक है, एडवांस स्टेज पे, 4th स्टेज पे जाके संभावनाएं कम हो जाती, लेकिन आप पेशेंट को एक कंफर्टेबल ज़िंदगी दे सकते हो उसके माध्यम से भी। मैं अब हाँ एक बार करना चाहूँगा जी। 2018 में मेरे पिताजी को डायग्नोज हुआ गले का कैंसर 4th स्टेज का जी। जैसे ही डायग्नोज हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए,
पर हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे उनसे मैंने वो सारे डिस्कस किए, तो उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस मरीज को 100% ठीक कर दूंगा, और आप सिर्फ जो ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूँ, जो हिदायतें मैं दे रहा हूँ, उसको फॉलो करना। मेरे पिताजी 60 दिन बाद, आज 18 की बात है, आज 24 है जी, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, और मैंने किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक नुस्खे या देसी दवाइयों को उपयोग नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट पे भरोसा किया तो मेरे पिताजी ठीक हैं, और सिद्धू साहब का ये कहना है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक है। तो अब आप सिद्धू साहब ने ये भी कहा है कि उन्होंने जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का जो व्यवस्था है उनका पूरा लाभ उठाया। उन्होंने कीमोथेरेपी भी कराई है, उनकी रेडिएशन भी हुआ है, उन्होंने खुद बताया सारी चीज़ें। तो ये तो कह नहीं सकते या तो केवल आयुर्वेदिक चीज़ों से ठीक हुआ हो। अब चूंकि सब मिली जुली चीज़ें हैं तो पता नहीं चलेगा किसका प्रभाव। इसलिए मैंने कहा था जब तक कोई मेडिकल अथॉरिटी ना करे इसके क्लेम को। आपको ध्यान होगा कोरोना के टाइम में रामदेव जी ने कह दिया था कि कोरोना का ट्रीटमेंट आ गया, वो दवाई लेके आए थे कोरोना। उन्होंने ये भी दावे किए कि साहब ये मेरे साइंटिस्ट कुछ नहीं होता। साइंटिस्ट तो सबका होता है। नहीं, साइंटिस्ट अथॉरिटी सिस्टम है एक। आप मैं अपने साइंटिस्ट हायर करके उनसे बात कराऊंगा तो ये नहीं होगी। तो सवाल ये है, चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दा और गंभीर मुद्दा इसलिए है कि लोग उनकी बात मान के, हो सकता है कोई जो ट्रीटमेंट कर रहे हो कैंसर का वो बीच में छोड़ दें। तो पहली सलाह तो उनको है कि अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से के ट्रीटमेंट में रहें, उस पर भरोसा रखें जैसे आपके पिताजी ने रखा, बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें सपोर्टिव सिस्टम है। अब मैं बताता हूँ आपको कि काम कैसे करता है। कैंसर का एक हॉलमार्क है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है आपको चोट लगी, वो जगह उभर आई, उस पर लाल हो गया, वो हो गया। लेकिन ऐसी ही इन्फ्लेमेशन बॉडी की हर टिश्यू में हो जाती है। तो कैंसर का हॉलमार्क इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन इन सारी चीज़ों से जो सिद्धू साहब ने बताई हैं रिड्यूस होती, कम होती है। वो जो चीज़ें उन्होंने बताई मैं उनका जिक्र करूं, करीब 22 या 23 चीज़ें हैं टोटल। बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि सुबह उठते ही वो पानी लेती थी, नींबू पानी गरम में लेमन डाल के, उसके बाद में नीम के पत्ते, कच्ची हल्दी, तुलसी के पत्ते, पालक के पत्ते, सेब का सिरका, सफ़ेद पेठा जूस, ब्लूबेरीज, अनार, आंवला, शहतूत, चुकंदर, गाजर, और चाय वो लेती थी दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, गुड़। और एक चीज़ उन्होंने बताई कि वो नट्स दिए जाते, एक टाइप पे वो अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह देते थे। और एक उन्होंने बताया कि किनोया, एक नया ये चीज़ आई है कुछ साल से इंडिया में, और इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग है। किनोया, हाँ, इसको तो फिर इसका तो फूड और मेडिसिन सीरीज में अलग से हाँ बिल्कुल जिक्र करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। तो ये तो 20-22 चीज़ें हैं लगभग। उन्होंने क्या कहा कि मिल्क नहीं लेना, शुगर बिल्कुल नहीं लेनी, रिफाइंड किसी भी तरह का नहीं लेना, चाहे वो मैदा हो या तेल हो, और वीट मतलब गेहूँ, ये नहीं लेना। ये 5 चीज़ें उन्होंने बताई कि ये नहीं लेनी। अब ये क्यों नहीं लेनी, तो मैंने इसको स्टडी किया, तो ये इसलिए नहीं लेनी कि ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। तो जो कैंसर का हॉलमार्क है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फ्लेमेशन, उसको ये चीज़ें बढ़ाएंगी। तो अगर आपने अपनी डाइट में से ये 6 चीज़ें निकाल दी जो आज की मॉडर्न किचन का हिस्सा हैं, सबको पता है मैदा नुकसान देगा, रिफाइंड नुकसान देगा, चीनी नुकसान देगी, सफ़ेद जहर बोलते हैं इनको, तो ये हर किचन का पार्ट है। तो इसको अगर आप बंद कर दोगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। अब जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने जिक्र किया है, और जो नहीं हो उसके आने वाले उसमें हम कर लेंगे। तुलसी, पालक, ये सारी चीज़ें। अब इनमें है क्या, हर एक बार महर्षि चरक ने अपने शिष्य को ये कहा कि कोई ऐसी औषधि ढूंढ के लाओ, कोई ऐसा प्लांट ढूंढ के लाओ, वनस्पति जिसका औषधीय महत्व ना हो। अच्छा। तो जीवक निकल गए और खाली हाथ लौट गए। बरसों उन्होंने अध्ययन करा, उन्होंने कहा कि हर एक वनस्पति, वो जड़ी है, बूटी है, उसके अंदर मेडिसिनल यूज़ है। हमने भी अपनी पूरी श्रृंखला में बार बार ये कहा कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, इसमें दुनिया भर के हमने फाइटोकेमिकल्स की बात की है। तो ये सारी चीज़ें उनमें हैं। तो मेरी समझ ये कहती है कि ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह आप कैंसर का जो इलाज चल रहा है वो लें, उसमें कोई भी जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी मूर्खता होगी। उसके साथ में ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है।
जो चीज़ें छोड़ी नहीं उनको छोड़ दीजिए, और जो लेनी है इसमें तो ले लीजिए, उसमें क्या नुकसान है। पर अपना इलाज बंद मत करिए। इलाज बिल्कुल बंद नहीं करना, जब तक बंद नहीं करना जब तक कोई अथॉरिटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी, या हमारे देश का जो स्वास्थ्य मंत्री है, वहाँ के जो स्वास्थ्य सचिव हैं, जब तक वो डिक्लेयर ना करें। दूसरी जो बात मैंने शुरू में उठाई थी कि ये दावा वो डॉक्टर्स क्यों नहीं कर रहे जिन्होंने इलाज किया था। उन्होंने बताया कि मैं यमुनानगर भी गया हूँ, पटियाला भी गया हूँ, और वो सब मॉडर्न मेडिकल साइंस के सेंटर हैं, जाहिर सी बात है वो एक्सपर्ट्स हैं सारे, तो उनको भी पता चला होगा कि क्या चीज़ आपने रेजीम दिया है। तो उन्होंने तो नहीं कहा अपनी तरफ से कुछ भी ना, उन्होंने नहीं, क्योंकि इतना रिस्की स्टेटमेंट वो नहीं दे सकते। अब उनका मॉडर्न मेडिकल साइंस का, मैं ये कहता हूँ, उनके पास हज़ारों हज़ार पेशेंट हैं, वो ये चीज़ें कर लें एक्सपेरिमेंट, हज़ारों मरीजों पे जब ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर सवाल ये उठेगा कि इन चीज़ों में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है, कौन सा एक्टिव एलिमेंट है जो इन्फ्लेमेशन को या कैंसर की ग्रोथ को रोक रहा है। ये है वैज्ञानिक पद्धति और तरीका कोई भी शोध करने का, रिसर्च करने का। ये टकराव एलोपैथी और आयुर्वेद का ये बाहियत बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लोग यही नहीं जानते कि आयुर्वेद और एलोपैथी एक ही चीज़ है। हिपोक्रेट्स से पहले, यूनान में पहले, ये जो हमारे यहाँ वायु बात, पित्त कफ की बात होती है आयुर्वेद में, वहाँ भी यही बात होती थी। यूनान का जो सिस्टम था जिससे वेस्टर्न मेडिकल साइंस बनी है, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि 4 चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ 3 है, ये बात पित्त कफ, उन्होंने एक रक्त और जोड़ रखा। इनसे मनुष्य, वो मानते हैं कि ये जूस रूप में बॉडी के अंदर रहती है और इन्हीं से मनुष्य का स्वभाव तय होता है। तो हमारे आयुर्वेद में और ग्रीक मेडिकल सिस्टम जिससे एलोपैथी निकली है, उसमें मूलभूत कोई अंतर है ही नहीं। ये सारी कहानी तब शुरू होती है जब जर्म थ्योरी आई वहाँ से, कि कीटाणुओं से बीमारियाँ फैलती हैं। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि और कोई अन्य कारण नहीं है। जर्म थ्योरी ने ही एक मॉडर्न मेडिकल साइंस को जन्म दिया है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे बीमारी फैलती है और उनको मारने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं। और मज़े की बात, हैरत की बात, लोगों को पता भी है कि पहला एंटीबायोटिक प्लांट से ही बना था, पेनिसिलिन। एस्प्रिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर दवाई है दर्द की, डिस्प्रिन वगैरह, वो भी एक प्लांट से ही निकाली गई है। तो ये इस बहस में ना पड़ें कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है, प्लांट्स बेस्ड मेडिसिन भरी पड़ी है दुनिया भर की जी। अब जो कुनीन है, मलेरिया से लाखों करोड़ों लोग मरते थे, अब नहीं मरते, वो भी सिनकोना वृक्ष की छाल से निकली है। लेकिन इतना श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त मत हो कि ये मान लो कि दुनिया में प्लांट जो बाकी दुनिया में, उनका भी कोई औषधीय महत्व है। सिनकोना आपके यहाँ नहीं मिलती, वो चाइना की है, तो इसे मानने में आप परहेज मत रखो कि चीन में भी एक सिस्टम रहा है मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी, और ये पुराने भी, उनका अपना सिस्टम रहा है। तो पूरी दुनिया में जितनी वनस्पति हैं उनका यूज़ होता है। और अब मॉडर्न मेडिकल साइंस लेबोरेटरीज में इन चीज़ों को प्रमाणित कर रही है बार बार। जैसे अश्वगंधा का प्रयोग होता है, उस पर बहुत रिसर्च हुई है और पाया गया इफेक्टिव है वो। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस कभी जिद नहीं करती, उसको प्रमाण चाहिए, आप सिद्ध करके दिखा दीजिए, उसने कोई जिद नहीं है। लेकिन आप हवाई बात करोगे तो वो नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि किसी को पी लिया है तो पीली पैंट पहनने से दूर हो जाएगा, है ना। तो हाँ, तो इसी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हमारे संविधान में लिखी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है कि सोचो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अंधविश्वास के रूप में उसकी पूजा मत करो। तो मेरा अपने दर्शकों को और उनके माध्यम से जिन जिन लोगों को वो पहुंच सकती है, कहें जाके कि भाई अगर आपके यहाँ कोई कैंसर का पेशेंट है तो आजकल हमारे यहाँ CDC होते हैं, कैंसर डिटेक्शन सेंटर, पहली स्टेज में ही जाकर पता चल जाएगा। कैंसर के कुछ प्रारंभिक लक्षण हैं, कभी बात करेंगे उन पर। अगर उस तरह के लक्षण है, जाके अपनी CDC करा लीजिए और बहुत प्राइमरी स्टेज में पता चल जाएगा, और उसमें बहुत साधारण सी दवाइयों से वो ठीक भी हो जाता है। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज सब मैनेजेबल है, क्योरेबल बेशक ना हो, मैनेजेबल हैं। यानी कि वो मरीज एकदम से मर नहीं जाएगा, उसकी आप जीवन की लॉन्गेविटी को बढ़ा सकते हो 10 साल 15 साल तक, कि वो कंफर्टेबली जी सकता है। वो तो डायबिटीज़ का पेशेंट भी जीता है, दवाई खा रहा है ना, ब्लड प्रेशर का भी, हार्ट डिजीज़ का भी, थायराइड का, कोई ऐसी बीमारी बता दो जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ना हो। तो ऐसे ही कैंसर का फोबिया ना माने, इसको भय ना माने, इसके साथ भी दवाइयों के साथ रह सकता है। और अब सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, जब आप कैंसर ड्रग देते हैं, एंटी कैंसर ड्रग, तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। आपने देखा होगा, बाल झड़ जाते हैं,
और तरह तरह के दोबारा आ जाते हैं। हमारे घर के सामने एक आंटी हैं, हाँ उनके बाल बिल्कुल अब उन पहले से ज्यादा अच्छे आ गए हैं। तो अब ऑन्कोलॉजी में ये हो रहा है कि जो ड्रग्स हम दे रहे हैं उनको ये साइड इफेक्ट्स को कम से कम कैसे किया जाए, कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो जब उन चीज़ों पे वो विजय पा लेंगे, लगातार मनुष्य कोशिश कर रहा है कि कैंसर पे विजय पानी है, पाई है, बहुत बीमारी पर उसने पाई है, तो हमें उनके काम में उनका सहयोग करना चाहिए। मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, मैंने आयुर्वेद पढ़ा है, मुझे पता है आयुर्वेद की लिमिटेशन है। हाँ, ये जो सिद्धू साहब ने जो बताया है, ये अगर कोई स्वस्थ आदमी इसका प्रयोग करे तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। ये अच्छी चीजें हैं सारी अच्छी चीज़ें अपने भोजन में इनको मैं शामिल तो कर चाहूंगा लीजिए। कि एक एक करके आप हमारे दर्शकों को हम रोजाना इस पे जो जो चीज बताई उन्होंने, हाँ, जो इस पे मेडिसिन पूरी मैं साइंटिफिक तरीके से सारी चर्चा करेंगे। सारी की सारी करीब 22-23 चीज़ें हैं और इन पर बहुत सारी चीज़ों पर हमने किया भी है, लेकिन हम बाद में भी करेंगे कि इनमें ऐसा क्या है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिलहाल हमारा यही कहना है कि एक तो कोई जोखिम ना उठाएं सिद्धू साहब के कहने मात्र से, और इंतज़ार करें और कि सिद्धू कोई साहब को बिल्कुल झूठा भी मत माने कि एक बहुत बड़ी कोई खुशखबरी इस दुनिया को कोई देगा साइंटिस्ट बैठ के कि भाई अब कैंसर का इलाज हमारे पास आ गया है और साधारण चीजों से उसका इंतज़ार करें। इन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बढ़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भरे पड़े इन चीज़ों में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये एक बेकार नहीं है चीज़ें, ये बहुत काम की हैं, लेकिन एक लिमिटेड यूज़ के लिए हैं फिलहाल। लेकिन मरीज है तो ध्यान रखिए, मरीज का सीधा संबंध है डॉक्टर से। बहुत अच्छा वैद्य जी, सबसे अच्छी बात है कि एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेद की जो लड़ाई है आप उसमें नहीं पड़े बिल्कुल भी, आप दोनों को सही मानते हैं। वो सच है। हो सकता है कोई आयुर्वेद का ही डॉक्टर या आयुर्वेद से ही कोई ऐसी रिसर्च निकल आए कैंसर की, तो उस समय आप ये मत मानिए कि एलोपैथी के डॉक्टर सुसाइड कर लेंगे। ये लड़ाई इतनी नहीं होती है विज्ञान की लड़ाई। विज्ञान का मतलब है सत्य को स्वीकारना, बस इतनी बात है। तो पॉलिटिकल ट्रोलिंग करें इस तरह की, मतलब ना तो सिद्धू साहब की ट्रोलिंग करें और ना ही मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों की। जैसे इलाज चल रहा है, इलाज में अगर ये जो चीजें हैं ये लेने में कोई हर्ज भी तो इसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। जैसे नीम के पत्ते चबाने, पालक के पत्ते चबाने, चबाइए, दांत खराब पड़ी हुए हैं, बबूत वगैरह मत खाइए। हाँ, पर ये चीजें तो बहुत अच्छी हैं, खाइए। और कई बार क्या होता है, एक होती है फेथ हीलिंग, कि आपको ये भरोसा होता है बहुत। तो आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ, अगर कोई बच्चा है या आम आदमी है, उसको बुखार है बहुत तेज, या वो कोई और बीमारी है उसको, जैसे ही वो डॉक्टर के क्लिनिक पर जाता है 50% वो आराम महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि नाउ ही इज़ ऑन द राइट प्लेस, कि अब वो जहाँ उसका इलाज हो सकता है वहाँ आ गया। और जब वो डॉक्टर से बात करेगा, डॉक्टर प्यार से बात करेगा, उसे समझाएगा सारी चीज़ें, 25% वहाँ रोली दवाइयों का बहुत कम रह जाता है। तो सही जगह पर पहुँचना ये सबसे बड़ी बात है। और सही जगह पर पहुँचने का मतलब है डॉक्टर के पास जाना और वैद्य के भी पास जाना। सही बात है। दोस्तों, ये थी नवजोत सिंह सिद्धू के ट्रीटमेंट पे एक राय मुकम्मल। और वैद्य जी का ये कहना है कि जब तक क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट ना हो जाते हैं तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट हो तो ज्यादा बेहतर है और तब ये बात प्रमाणित हो जाएगी। लेकिन इलाज चलाते रहिए, साथ में देसी नुस्खे ये भी अपने आयुर्वेदिक भी अपनाते रहिए। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।